हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके अंदर 30 एमसीक्यू होंगे। सारे एमसीक्यू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हैं, जिससे क्या है आप जो है फटाफट 50 एमसीक्यू साथ में अपना सारा रिवीजन कर पाओगे। और एग्ज़ाम के एंडिंग में आपको सारा रिवीजन करना होता है, नई चीज़ों को पढ़ना नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसका रिवीजन करें, ताकि आपके जो है वो चीज़ें मजबूत हो जाए और अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट रहे, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। और अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करें, रिलैक्स माइंड से जो है आराम से एग्ज़ाम देना है। राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप बताना कि कितना ईजी पेपर था। जो लोग नॉर्थ साइड की तैयारी करते हैं उनके लिए तो आधे घंटे का भी पेपर नहीं होता है राजस्थान सीएचओ का। तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और इन 50 एमसीक्यू के साथ में अपना अच्छे से रिवीजन करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। और इसके अंदर मैंने सेल एंड टिश्यू, हेमेटोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम, हेमेटोलॉजी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर और रीनल सिस्टम के एमसीक्यू लिए हैं। 11 तारीख से आपके साथ में एनक्लेस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी, ताकि आप सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना है और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करना है। एक दिन के अंदर किसी भी काम को हम नहीं कर सकते, लेकिन लगातार अगर अपन अभी से स्टार्ट करेंगे तो पूरी एनक्लेस को नॉर्थ साइड तक सॉल्व कर देंगे। कुछ लोग एनक्लेस पढ़ते हैं लेकिन बताते हैं कि हमें एनक्लेस समझ में नहीं आ रही है, तो एनक्लेस के सारे एमसीक्यू जब मैं इधर सॉल्व कराऊंगी तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सारे एमसीक्यू के आपको रेशनल बताए जाएंगे। और एनक्लेस के मार्केट के अंदर 3 वर्जन है, मौसमी है, लिपिन कोट है और सौंदर्स है। सारे ही वर्जन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़ना चाहे तो ला सकते हैं। और इन तीनों वर्जन के सिस्टम वाइज, टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आपके साथ में सॉल्व किए जाएंगे। और आप सब लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि एक बहुत बड़ी फैमिली बने और नॉर्थ सेट के लिए मिल के तैयारी करेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। सिलेक्शन नहीं, रैंक निकालेंगे। और आप सब लोगों को खुद पे बिलीव रखना है और जिससे आप पढ़ते हो उस पर भी भरोसा करना है। कोई भी गलत कंटेंट आप तक नहीं शेयर करेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, अपनी बॉडी की अपनी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है। तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेल क्या है, अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेल को जो है सेल हमारी बॉडी के अंदर मेजर क्लासिफिकेशन सेल का देखा जाए तो 2 सेल होती हैं। एक तो सेल होती है सोमेटिक सेल। कैसी सेल होती है, सोमेटिक सेल। दूसरी कौन सी होती है, जर्म सेल। कौन होती है, जर्म सेल होती है। जर्म सेल हमेशा कैसी होती है, हिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हिप्लॉइड होती है। और सोमेटिक कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही। डिप्लॉइड सेल का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46, और जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, 23, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिप्लॉइड सेल बोलते हैं। जर्म सेल कौन कौन सी होती है, एक तो होता है स्पर्म और दूसरा कौन होता है, ओवम। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इसका फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है जाइगोट, और वहाँ से अपनी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। और सेल के बाद में टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू बनने के बाद में ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद में जो है सिस्टम बनते हैं, और सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है बॉडी का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। और सेल क्या अपनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ये आप सब लोगों को पता है। सोमेटिक सेल अपनी बॉडी के अंदर जो है, ऐसे अगर जैसे मान लो ब्रेन के अंदर जाते हैं तो वो कौन सी है, उस ब्रेन के अंदर जो सेल है उसको हमने नाम दे दिया न्यूरॉन सेल। हार्ट को बनाने वाली सेल को अपन क्या बोल दिया, कार्डियक सेल। रीनल सिस्टम को बनाने वाली सेल को हमने बोल दिया रीनल सेल। लेकिन वो सारी सेल कैसी है, सोमेटिक सेल होती है। और जर्म सेल जो है ये बहुत स्पेसिफिक सेल होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। जब भी अपनी पूरी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है तो वो माइटोसिस होता है, लेकिन जर्म सेल को बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन हमें करवाना पड़ता है, मियोसिस करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट एमसीक्यू अपना जो है, माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, माइटोसिस का सिंपल मीनिंग पूछा है आपसे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है सेल ब्रेकडाउन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है सेल डेथ, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है सेल डिवीजन विथ हाफ क्रोमोसोम। तो सेल ब्रेकडाउन को अपन क्या बोलते हैं, सेल लाइसिस बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन जो बी के अंदर लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइटोसिस की करेक्ट जो डेफिनेशन वो क्या है, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन। जैसे मान लो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, ये एक सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है, और इससे बनने वाली माइटोसिस के अंदर कितनी सेल होगी,
2 डॉटर सेल होती है और इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46 है और 46 है। ये कैसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर क्या लिखा है सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन रहता है, यानी कि जितना प्रिकॉर्सर सेल के अंदर क्रोमोसोम है उतना ही बनने वाली सेल के अंदर है, इसलिए इसके अंदर रिडक्शन नहीं हुआ है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। सेल डेथ जो होता है, जब भी जैसे भी इंसान जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ में सेल का डेथ होती है ना, नॉर्मली सेल की डेथ होती है, एट्रोपी होने लगती है, सारे ऑर्गन की सेल की डेथ होने लगती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपेप्टोसिस। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बार, एपेप्टोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ भी इसको बोला जाता है। नॉर्मली सेल डेथ होती है, ओल्ड एज के साथ में धीरे धीरे सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, हर ऑर्गन की एट्रोपी होनी स्टार्ट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपेप्टोसिस बोला जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है सेल डिवीजन विथ हाफ क्रोमोसोम, तो ये किसकी डेफिनेशन है, मियोसिस की। किसकी है, मियोसिस की। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, लेकिन इससे बनने वाली टोटल कितनी डॉटर सेल होगी, 4, और इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, हाफ। तो इसके अंदर क्या है, हाफ क्रोमोसोम की संख्या किसके अंदर होती है, मियोसिस के अंदर होती है। और विदाउट रिडक्शन सेल डिवीजन होता है, वो कौन होता है, माइटोसिस होता है। अपनी पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन जब भी जर्म सेल को बनाना होता है, स्पर्म और ओवम को, गैमेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर मियोसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के अंदर अगर 46 और 46 क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो वो एक इंसान नहीं कुछ और बन जाएगा। इसीलिए 23 और 23 ओवम के रखते हैं और 23 स्पर्म के रखते हैं, दोनों मिलके 46 बनते हैं, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल बन जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन द वेरियस ऑर्गेनेला एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज। आपको पूछा है सेल के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, इसके अलावा सेल के सारे ऑर्गेनल है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है साइटोसोल, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है न्यूक्लियस और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है साइटोब्लास्ट। तो सेल किससे मिलकर बनी है, ऐसा भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए तो ये बार सेल मेम्ब्रेन होती है। अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अलावा इसके वेरियस ऑर्गेनेलाज है, और सेंटर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, और इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेला है। क्या है, ऑर्गेनेला। तो ये फ्लूइड और ऑर्गेनेला मिलकर क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्म बनाएंगे, और इसी का आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म है। कि वाटरी पोर्शन और ऑर्गेनेला आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, साइटोप्लाज्म बना देते हैं। और न्यूक्लियस क्या है, सेंटर का जो है पोर्शन है, और इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है न्यूक्लियस, और बड़ा ऑर्गन है, और ये क्या करवाता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बनती है, और आदमी जिंदा नहीं रहता लेकिन उसका डीएनए वो छोड़ जाता है, तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनती रहती है। और जिंदा क्या रहता है, डीएनए रहता है, बाकी आदमी आते रहते हैं और अपनी उम्र क्रॉस करके जाते रहते हैं। डीएनए जिंदा रहता है, और डीएनए कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो है इसके अंदर जो क्या भरा रहता है, जो फ्लूइडी पोर्शन है सिर्फ, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोसोल। सिर्फ सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ फ्लूइड पोर्शन को अपन देखेंगे तो उसको अपन साइटोसोल बोलेंगे। लेकिन उस फ्लूइड के साथ में जैसे सेल के सारे ऑर्गेनेला है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सारे गोल्जी एपरेटस है, ये सारे ऑर्गेनेला भी इसके साथ काउंट करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब आप सब लोगों को पता है कि हाँ, सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। 6वीं 7वीं क्लास से भी सबको पता है। इसके अलावा ऊपर लिखा है गोल्जी एपरेटस, इसको पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की पैकिंग होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन पैकिंग कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है, गोल्जी बॉडीज करती है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, या इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज। और टिश्यूज जो है उसका एग्जाम्पल आपको पूछा है। तो ब्रेन क्या है, ऑर्गन है। लीवर क्या है, ऑर्गन है। स्टमक क्या है, ऑर्गन है। लेकिन ब्लड क्या है, टिश्यूज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है,
कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड और बोन दोनों कैसे टिश्यू हैं? कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीवर, ब्रेन और स्टमक, इनके अंदर भी टिश्यूज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेल ने मिलकर टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने ही ऑर्गन बनाए। लेकिन ब्लड क्या है? खुद कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड खुद कनेक्टिव टिश्यू है और ये ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने हैं, लेकिन ये टिश्यू के एग्जाम्पल नहीं हो सकते। ब्लड क्या है? टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। किसका? कनेक्टिव टिश्यूज़ का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, SLE इज ए डिजीज ऑफ, SLE जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमिक, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस, ल्यूपस इरेथ्रोमेटस के नाम से जाना जाता है SLE को। और ये कैसी डिजीज़ है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर होता क्या है? अपनी ही बॉडी की WBC जो है, अपनी ही नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। और SLE कैसी डिजीज़ है? ऑटो इम्यून है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस है। और इसका जो क्लासिकल सिम्टम है, इसके अंदर क्या है? बटरफ्लाइज रेसेज आते हैं फेस के ऊपर, जो अपने चिक होते हैं इसके ऊपर रेड रेड ऐसे बटरफ्लाई से जो मास्क बन जाता है फेस के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं? ये देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी कैसी बीमारी का है, SLE डिजीज़ का है। और ये किसका डिसऑर्डर है? कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसका डिसऑर्डर है? कनेक्टिव टिश्यू का है, बोन इरेथ्रोसाइट या जॉइंट का नहीं है। नेक्स्ट MCQ अपना, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC जो है अपनी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, जो क्या किसको कैरी करती हैं? RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन भी रहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं RBC। इसका डायमीटर पूछा है तो इसका डायमीटर आप सब लोगों को पता है कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोन होता है। आंसर इसका क्या है? ए इज़ द करेक्ट आंसर। 7 to 8 डायमीटर रहता है माइक्रोन RBC का। RBC, WBC और प्लेटलेट, ये तीनों ब्लड सेल है और इनको बनाता कौन है? बोन मैरो। कौन बनाता है? बोन मैरो बनाता है। इसीलिए अगर आपको पूछे प्रिकॉशर कौन होता है इनका, ब्लड सेल का प्रिकॉशर कौन होता है? बोन मैरो होता है। और बोन मैरो से ही क्या बनती है? RBC जो है इसका जब फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। सारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस प्रोसेस जो होती है उसको सारी ब्लड सेल को बोलते हैं। सिर्फ सिंगल सेल का अगर RBC का देखें तो उसको इरेथ्रोपोइसिस बोलेंगे, प्लेटलेट का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस बोलेंगे। ये चीज़ ऐसे टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट MCQ अपना, ESR की क्या मीनिंग है? ESR की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, ऑप्शन बी के अंदर एंजाइम सिंथेसिस रेट, ऑप्शन सी के अंदर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ऑप्शन डी के अंदर क्या है? इरेथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। तो ESR की मीनिंग होती है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, इरेथ्रोसाइट किसको बोलेंगे? RBC को। सेडिमेंटेशन यानी कि जमना, उसके जमने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और ये ESR कब बढ़ता है? अगर ऐसा एग्जाम के अंदर आपको पूछे कि ESR बॉडी के अंदर इंक्रीज कब होता है? जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है उसको देखने के लिए डॉक्टर कौन सा इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं? ESR देखते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो ESR किससे देखी जाती है? इसके लिए इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन को देखने के लिए ESR टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक चीज़ होती है अपने बॉडी के लिए। जब भी अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो बेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? MI और जो है एंजाइना पेक्टोरिस जैसी बीमारी से होता है। और उन डिजीज़ का कोज कौन रहता है? ये हाई कोलेस्ट्रॉल जा करके ब्लड वेसल्स के अंदर प्लग बना देता है, थ्रोम्बस बना देता है, जिससे ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ रुक जाती है और मरीज़ को क्या है? हार्ट अटैक आ जाता है ना, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है ये आपसे पूछा है। मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। ऑप्शन बी के अंदर लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होता है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है 1000 से जो है 1500 mg पर डेसीलीटर रहता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है 500 से 1000 mg पर डेसीलीटर रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल जो कितना है? 200 से कम रहना चाहिए। इससे ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है अपने लिए, अपने को एंजाइना, MI बहुत सारी चीज़ें करवा सकता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना रहना चाहिए? लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट MCQ अपना, हिमेटोपोइसिस अकर इन। हिमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड सेल बनने का जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। और ये कहाँ अकर होता है? बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या है?
सारी ब्लड सेल का प्रिकॉशर होता है, वहीं पे बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल बनती है सारी, WBC, RBC, प्लेटलेट सारी कहाँ बनती हैं, बोन मैरो से बननी स्टार्ट होती हैं। और हेमेटोपोइसिस किसको बोला जाता है, सारी ब्लड सेल बनने की प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। लीवर के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन जो है, कुछ कोलेस्ट्रॉल, कुछ विटामिन, बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस करता है लीवर जो है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना काम क्या है, सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करना। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, उसके अंदर से वेस्ट को बाहर निकालना। और लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो ये सारे सिस्टम के अपने अपने काम होते हैं। तो बोन मैरो का काम क्या है, हेमेटोपोइसिस करवाना। नेक्स्ट MCQ, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, ये आपको बताना है। न्यूटन ने, मॉरिसन ने, कोच ने, कार्ल एंड स्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। इसके अलावा अगर कार्ल एंड स्टीनर ने क्या किया था, ये जो अपन स्टेथोस्कोप गले में लगा के घूमते हैं, स्टेथोस्कोप, इसकी डिस्कवरी भी किसने की है, कार्ल एंड स्टीनर ने की है। और ब्लड ग्रुप का भी डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर। न्यूटन ने जो है ग्रेविटी का लॉ दिया था। इसके अलावा ये जो कोच भाई साहब है, इसका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, अपना जो ट्यूबरक्लोसिस करवाने वाला जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसका डिस्कवर किसने किया था, कोच ने किया था। और इस रॉबर्ट कोच को जब भी अपन ट्यूबरक्लोसिस बीमारी पड़ते हैं तो उसके अंदर एक्सरे के अंदर बहुत सारी जो है कैविटीज़ बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोच फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, डेफिशिएंसी ऑफ विच कोज्ड एनीमिया, कौन सी चीज़ की कमी से एनीमियाज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आयरन की कमी से होता है, विटामिन B12 से होता है, फॉलिक एसिड से होता है, या सारी चीज़ों से होता है। तो जो है आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, परनीसियस एनीमिया। कौन सा होता है, परनीसियस एनीमिया। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की मिलाकर कमी हो तो कौन सा एनीमिया हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सही है। तीनों चीज़ों की कमी से क्या होता है, एनीमिया होते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, विच फाइंडिंग इज प्रेजेंट इन परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया क्या है, विटामिन B12 एनीमिया जो है डेफिशिएंसी से होता है। और इसके अंदर इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी टंग होती है, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है राइस वाटर स्टूल होता है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है रेड बिफी टंग होती है, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है हाइपोक्रोमिक RBC होती है। तो हाइपोक्रोमिक RBC किसके अंदर होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। किसके अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक, ये क्रोमिक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, कलर के लिए। किसके कलर के लिए, हीमोग्लोबिन। RBC का कलर कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। और जिस RBC के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपोक्रोमिक। इसके अलावा क्या है, माइक्रोसाइटिक, कैसी रहती है, माइक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब छोटी, RBC की साइज छोटी, उसका कलर फेड हो गया, वो कौन सा एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। हीमोग्लोबिन का कलर कौन बनाता है, आयरन। और हीमोग्लोबिन किसका कलर दिखाता है, RBC का। अब ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, साइज भी छोटी हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। किसको बोला जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा परनीसियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, रेड बिफी टंग दिखती है। किसके अंदर, परनीसियस एनीमिया के अंदर जो है विटामिन B12 तो नहीं है लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए जो टंग है वो कैसी दिखेगी, रेड बिफी टंग दिखती है। और राइस वाटर स्टूल जो स्टूल है ये किसके अंदर होता है, कॉलेरा वाली बीमारी के अंदर। किसके अंदर होता है, कॉलेरा वाली बीमारी के अंदर राइस वाटर स्टूल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिलिंग टेस्ट यूज्ड फॉर, सिलिंग टेस्ट जो है ये किसके अंदर परफॉर्म करते हैं, तो परनीसियस एनीमिया के अंदर ही करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या देखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डाइजेशन ऑफ विटामिन B12। तो सिलिंग टेस्ट के अंदर क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं ये जो है विटामिन के साथ जुड़ते हैं और आगे जा कर के ये जो पूरी प्रोसेस है ये मैं आपको जो है किसी थ्योरी लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा पाऊंगी कि सिलिंग टेस्ट के अंदर कैसे करते हैं, क्या दिया जाता है और कैसे देखा जाता है, इंट्रेंसिक फैक्टर की बाइंडिंग कैसे दी जाती है। एक्चुअली जो है परनीसियस एनीमिया के अंदर जो मेजर कोज रहता है वो क्या है, इंट्रेंसिक फैक्टर ही होते हैं। और इसके जो है सिलिंग टेस्ट के अंदर क्या देखा जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 देखा जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना,
फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उस बच्चे के अंदर क्या सिम्टम आएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर वेट लॉस, ऑप्शन बी के अंदर डिक्रीज इन मसल्स स्ट्रेंथन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है बोथ सी एंड डी, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डिक्रीज एक्टिविटी लेवल। तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर क्या है आयरन की कमी हुई, अब आरबीसी कैसी हो गई, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक हो गई। ऐसी आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, तब हीमोग्लोबिन कम है तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग भी कम है, ऑक्सीजन भी कम है तो O2 कैरिंग कैपेसिटी बॉडी के अंदर क्या हो गई, कम। तो ऐसे आदमी को सबसे ज़्यादा क्या होगी, थकान होगी, वो काम नहीं कर सकता, उसकी मसल्स कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, फटीग रहती है, पेलर हो जाता है आदमी के अंदर, एनीमिया वाला आदमी एनीमिक हो जाता है, बहुत थका हुआ आदमी होता है और थोड़ा सा भी वो काम करता है तो थक जाता है। वेट लॉस जो है ये किसका क्लासिकल सिम्टम है, तो आपको जवाब देना है ट्यूबरक्लोसिस का। किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। क्योंकि जब भी किसी आदमी को 21 डे से ज़्यादा खांसी आ रही है, उसका वेट रिडक्शन हो रहा है, तो मरीज़ को डॉक्टर क्या पूछता है, लास्ट कुछ दिनों में आपका वेट लॉस हुआ है क्या, कितने दिन से आपको खांसी आ रही है। ये क्लासिकल सिम्टम किसका है, वेट लॉस। ट्यूबरक्लोसिस वाले मरीज़ का वेट लॉस होता है, ये उसका क्लासिकल सिम्टम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मसल्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल एनीमिया के अंदर ऐसा ही होता है, और एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो जाती है, फटीग आ जाता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये दोनों चीज़ें किसके अंदर होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले मरीज़ के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मेरो सप्रेशन इज, बोन मेरो का जब सप्रेशन हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे पूछा है, एनीमिया होता है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सिक्कल सेल एनीमिया होता है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है अप्लास्टिक एनीमिया होता है, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर फॉलिक एसिड की कमी रहती है, मेजर कमी किसकी रहती है, फॉलिक एसिड की। और सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का सेफ कैसा हो जाता है, सिक्कल हो जाता है, सिकलिंग हो जाती है, कैसी हो जाती है। सिक्कल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज रहती है। सिक्कल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, और इसके अंदर आरबीसी का सेफ सिकलिंग हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है, बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है अपनी बॉडी के अंदर, 120 डेज का है, लेकिन जिस आरबीसी की साइज कैसी है, सिकलिंग हो गई, अब ये जाकर के कहाँ फंस जाएगी, स्प्लीन के अंदर, वहाँ से निकल नहीं सकती, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का जो साइज है वो सिकलिंग हो जाता है, मरीज डिहाइड्रेट हो जाता है, और मरीज के अंदर पेन रहता है। कौन सा पेन रहता है, स्केलेटल पेन रहता है। इसका क्लासिकल सिम्टम है सिक्कल सेल एनीमिया का क्या, स्केलेटल पेन रहता है। जब आरबीसी की साइज कैसी हो गई, सिकलिंग, अब वो जाकर के स्प्लीन के अंदर फंस गई, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड क्या करवाता है, पेन करवाता है। तो क्लासिकल सिम्टम क्या रहता है, सिक्कल सेल एनीमिया का स्केलेटल पेन रहता है। एनीमिया तो ये है ही, लेकिन अगर बोन मैरो कंप्रेस हुआ है तो कौन सा एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है। और इसका क्लासिकल सिम्टम क्या है, पानसाइटोपिनिया। क्या है, पानसाइटोपिनिया। पानसाइटोपिनिया का मतलब है WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों ही नहीं है मरीज़ के अंदर, क्या नहीं है, RBC भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, WBC भी कम है, और ये मरीज़ अब किसकी रिस्क पे है, इन्फेक्शन की टुवार्ड्स बहुत ज़्यादा प्रॉन हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर WBC नहीं है तो इस मरीज़ को अब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इसके अंदर RBC नहीं है तो इसका मतलब O2 कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम हो गई है, प्लेटलेट नहीं है, इसका मतलब ब्लीडिंग के भी रिस्क पे है। तो ये एनीमिया बहुत घातक होता है, प्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर क्या है, बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है, और इसका जो है कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट क्या है, आप बोन मैरो दूसरा लगाओ तभी बॉडी आगे सर्वाइव करेगी। तो इसका आंसर क्या है, जब बोन मैरो सप्रेस होता है तो कौन सा एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, सिक्कल सेल एनीमिया इज, सिक्कल सेल एनीमिया कैसा है, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज है, मैंने आपको अभी बताया, एलोसोमिक हेरिडिटरी डिजीज है, एपिस्टेसिस इफेक्ट आता है, और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अपनी नोज से जो ब्लीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। और ये कब होता है, जब प्लेटलेट काउंट कम हो, कोई किसके अंदर हो रहे थे, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, जो मरीज़ क्या है ब्लीडिंग के प्रति प्रॉन है, उसके अंदर एपिस्टेसिस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर सिक्कल सेल एनीमिया नहीं है, और ऑटोसोमल डिजीज है, कैसी डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज। तो आंसर इसका क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। एलोसोमिक डिजीज क्या होती है, एलोसोमिक डिजीज जैसे अपन जो सिंड्रोम पढ़ते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं, जिसके अंदर X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ये किसके एलोसोम का मतलब होता है अपना जो सेक्स क्रोम है, यानी कि जो 44 अपना क्रोमोसोम, ये कैसे
ये तो है ऑटोसोम। और जो दो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं XX और XY, ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम है, इसी को एलोसोम बोला जाता है। और उसका डिसऑर्डर कौन है? जैसे टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक X क्रोमोसोम है ही नहीं, वो टर्नर सिंड्रोम है। एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, क्लीन फेटर। तो ये सारे डिसऑर्डर किसके? एलोसोमिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ऑटोसोमल हेरिडिटी डिजीज कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया को। नेक्स्ट अपना MCQ है, आयरन इज बेटर एब्जॉर्ब इन। आयरन के आसपास की सारी चीज़ों को पढ़ के जाना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। आयरन किस फॉर्म में जो एब्जॉर्ब होता है, कैसी पीएच के अंदर एब्जॉर्ब होता है, कौन से सोर्सेज के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, ऐसा आपको बहुत सारा लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। तो फेरस फॉर्म के अंदर जो है एब्जॉर्ब होता है फॉर्म अपन जो लेते हैं वो Fe2+ होता है ना, Fe2+ और Fe3+, ऐसे अपन आयरन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और फेरस फॉर्म के अंदर आयरन जो है बेटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट अपना जो MCQ है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मरीज के अंदर होता है। हर 7वें दिन मरीज के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है थैलेसीमिया वाली बीमारी के अंदर। और इसके अंदर अब ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है विनब्लास्टिन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डिफोरक्सामाइन और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है नन ऑफ द अबव। तो जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये ड्रग कैसी है? एंटी कैंसरस ड्रग है। कैसी है? ये कैंसर के अंदर यूज़ की जाती है, एंटी कैंसरस ड्रग होती हैं। जब अपन ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे ये कौन सी कैटेगरी से है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कैसी है? एंटी कैंसरस ड्रग है। जब भी किसी मरीज़ को जो है ये कीमोथेरेपी दी जाती है ना, जब भी किसी मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है तो वो मरीज़ कैसा हो जाता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसके अंदर जो है दूसरे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए उस मरीज़ को क्या एडवाइस दिया जाता है कि तुम्हें जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, साफ़ सुथरी जगह में रहना है, अच्छे से हाथ धो के खाना खाना है, बिल्कुल गंदा नहीं रहना है, नहीं तो तुम्हें कैंसर तो है या कोई और बीमारी हो जाएगी जब आपको कीमोथेरेपी चल रही है। तो मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है ऐसे मरीजों के अंदर जिनके अंदर कीमोथेरेपी चलती है। और थैलेसीमिया वाले मरीज़ के अंदर होता क्या है? थैलेसीमिया के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 7वें दिन होता है और एक्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या है, बॉडी के अंदर आयरन का लेवल बढ़ जाता है। क्या होता है? आयरन का लेवल बढ़ जाता है। और जब आयरन का लेवल बढ़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोसिडेरोसिस के नाम से जाना है। तो ऐसे मरीज़ के अंदर क्या हो जाता है? हीमोसिडेरोसिस हो जाता है। क्या होता है? हीमोसिडेरोसिस। और हीमोसिडेरोसिस का मतलब है आपकी आरबीसी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसको हीमोसिडेरोसिस बोलते हैं। और आयरन का एंटीडोट किसको बोला जाता है? डिफोरक्सामाइन को। किसको बोला जाता है? डिफोरक्सामाइन को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैलेसीमिया वाले मरीज़ को रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से उसके आरबीसी के अंदर आयरन ज़्यादा दिखता है, हीमोसिडेरोसिस हो जाता है और उसका एंटीडोट क्या है? डिफोरक्सामाइन। तो थैलेसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? डिफोरक्सामाइन। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा, आप सब लोगों को हैप्पी चॉकलेट डे। आपको अच्छे से मीठा खाना और मीठा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिलैक्स रखना है अपने माइंड को। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 30 MCQ और अपलोड किए जाएंगे और वो किससे रिगार्डिंग होंगे? एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रीनल सिस्टम से रिगार्डिंग होंगी। अपना जो है इस 50 MCQ के साथ में फास्टली रिवीजन करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगी और मेरा सिलेक्शन होगा। आपको हमेशा, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता कभी भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल खुद से मोटिवेट रहे। RML का पेपर आउट हो गया, कोई बात नहीं। आपको टारगेट किसको बनाना है? नॉर्सेट को टारगेट बनाओ। आसपास के एग्जाम अपने आप क्लियर होते रहेंगे। जब भी एग्जाम होंगे अपन एग्जाम दे देंगे, बाकी चीज़ें अपने हाथ में नहीं। कोई पेपर आउट करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, तो वो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। उन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में नहीं जाना है। आप लोगों को एक अच्छे से तैयारी करनी है। एम्स दिल्ली का जब भी पेपर होता है तो लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और नॉर्सेट बहुत अच्छे से सक्सेस होता है एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो बाकी जो CHO और छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब एग्ज़ाम हो तो फॉर्म भर के दे दो बस, ज़्यादा इनके लिए माइंड लगाना ही नहीं है। तो जब भी RML दूसरा एग्ज़ाम करवाए तो आप उसका एग्ज़ाम ज़रूर दे दो बार। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।